हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज की अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। मेरी आंखें देख रही है एक जनरल को जो युद्ध पर जा रहा है और उसके पास उसका ओमेगा है, उसे युद्ध पर जाने के लिए तैयार करते हुए। और उस ओमेगा के पास एक और ओमेगा है गर्भावस्था में, और वो ओमेगा आपसे कह रहा है कि उसके अल्फ़ा का ख्याल रखना। आपने उससे वादा भी किया है। आगे आगे दिख रहा है आप युद्ध मैदान पर है। अपने पूर्व जन्म में पर वो अल्फ़ा वो आपके बगल में घुटने टेक कर बैठा है, जैसे कि आप बैठे हो। आप पकड़े गए हो, हार गए हो। अचानक से वो अल्फ़ा अपनी तलवार निकालता है और सामने वाला आदमी बस उस अल्फ़ा की गर्दन उड़ा देता है। इस बात से चिढ़कर आप उसी तलवार को लेकर उन सभी लोगों को मार देते हो और फिर उस अल्फ़ा का शव लेकर अपने शहर वापस चले जाते हो। वो ओमेगा, शायद ये उसी का अल्फ़ा था। वो ओमेगा अभी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। आपका ओमेगा उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर वो ओमेगा बस रोते हुए आपके ओमेगा को देखकर कह रहा है कि जिस दर्द से मैं गुज़रा हूँ, उस दर्द से अब आपको भी गुज़रना पड़ेगा। ये कहते हुए उस ओमेगा ने उस चोटी से नीचे छलांग लगा ली, अपने अजन्मे बच्चे को पेट में लेकर। अपनी आंखें ऊपर की तरफ रोल किए हुए एक शमन अपने सामने वाले दोनों पर्सन से ये बातें कह रही थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद पड़ चुकी थी। सामने वाला एक बंदा पसीने से तरबतर हो रहा था, जैसे उसे वो सब फ्लैशेस याद आ रहे हो जो कभी उसकी कहानी का हिस्सा थे। उसकी कहानी, उसके और उसके प्यार की कहानी, जो शायद इस जन्म में मिलना तो नामुमकिन है। पर उसके बगल में बैठा हुआ दूसरा आदमी बिल्कुल शांत था। वो उस शमन से कह रहा था कि आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे इस सब को रोका जा सके, इस सब को बदला जा सके। इस बात पर वो शमन वैसे ही अपनी गर्दन को आड़े टेढ़े घुमाते हुए अपने चेहरे पर पूरे उसके कर्ली बाल लेते हुए सामने वाले लोगों से कह रही थी, हाँ, एक तरीका है। अगर तुम दोनों अपनी पसंदीदा चीज़ खो दो तो तुम्हें एक और मौका मिलेगा इसी ज़िंदगी को दोबारा जीने का। इस बात पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पूरी ज़िंदगी तो मैं उसके बिना गुजार ही चुका हूँ। अब बचे कुछ साल अगर मैं ऐसे ही तड़पता रहा तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर उसके लिए क्या चीज़ है? क्या वो उसे खोने को तैयार भी होगा? इस बात पर उस व्यक्ति के बगल में जो एक मॉन्क जैसा आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा, चिंता मत कीजिए, भगवान बुद्ध आपकी हर इच्छा को पूरे करेंगे। मैं आपके लिए प्रे करूँगा। ये कहकर वो दोनों लोग वहाँ से चले गए और फिर वो शमन वापस से उसके सामने वाले उस कांच के गोले पर हाथ रखते हुए फिर से अपना सर घुमाने लगी और कुछ बुदबुदाने लगी। ये कर्स है एक ज़िंदगी का। एक ज़िंदगी को बचाने के लिए तुम्हें एक ज़िंदगी को खोना पड़ेगा। एक ज़िंदगी को हमेशा के लिए तड़पते रहना पड़ेगा, और तब जाकर उस अजन्मे बच्चे के कर्ज को तुम ख़त्म कर पाओगे। ये बातें सुनने के लिए वो दो लोग वहाँ पर नहीं थे, पर उस शमन को पता था वो आएंगे, वो बार बार आएंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक
उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। उस शमन के पास से वापस आते हुए वो दो लोग, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी था विभूषण, और दूसरा शायद उससे भी बूढ़ा, उसके लिए एक गुरु का काम करता था। उसके हर नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले शाहजहां इससे ही सारी राय ले लेता था कि उसे कौन सी दिशा में, कौन से वक्त पर, किस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए ताकि उसे प्रॉफिट हो। पर इस सब प्रॉफिट का क्या फ़ायदा जब उसके पास कोई वारिस ही ना हो। हाँ, वो शादीशुदा था लान सूशे से, जो अपने साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर आया था। ऐसा तो कतई नहीं था कि विभूषण के पास संपत्ति की कमी हो। नेमिंग दगा के होते हुए विभूषण को ज़्यादा चिंता करने की कभी भी ज़रूरत नहीं थी, पर शायद इस ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं कर पाया जो उसे असल में करना चाहिए था। वो हर बार चूकता रहा जब उसके दादा उससे कहता थे कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। विभूषण नहीं दे पाया क्योंकि शायद उसमें उतनी समझ थी ही नहीं। जब उसे अपने दगा के ओमेगा पार्टनर का छोटा भाई पसंद आया था, उसने दगा से कहा था कि उसे वांगची पसंद है। तब दगा और लान सिचेन, जिन्हें वो बहुत मानता है, उन दोनों ने इस बात को मजाक में ले लिया क्योंकि विभूषण के पास संपत्ति तो थी, पर उस संपत्ति को टिकाए रखने का हुनर नहीं था। और शायद लान क्लान इस चीज़ को कभी भी नहीं मानता। इसलिए विभूषण अपने कॉलेज डेज में ही वांगची को स्टॉक करने लगा और उसके पीछे घूमते घूमते उसे पता चला कि वांगची किसी को पसंद करता है। इसलिए उस लड़के और वांगची के रिलेशन को एक्सपोज करने के लिए विभूषण ने जो बन पाया वो किया। इसके बदले उसे क्या मिला? वांगची के साथ रिश्ता। उसे तो लगा था कि उसकी शादी वांगची के साथ हो रही है। कितना खुश था वो कि आखिरकार वांगची उसे मिल जाएगा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वांगची तो शादी के एक रात पहले ही भाग गया, जो कि विभूषण को पता ही नहीं चला। तब तक पता नहीं चला जब तक वो अगली रात वेडिंग चैम्बर में नहीं पहुंचा, जहां पर उसका इंतज़ार उसका वांगची नहीं बल्कि उसकी बिरादरी का कोई और ओमेगा था, लान सूशे, वो कर रहा था। विभूषण इस बेवफाई को, इस गम को कभी भी नहीं भुला पाया, लान सूशे को कभी भी नहीं अपना पाया। या यूँ कहो कि उसने लान सूशे के दिमाग में ये पूरी तरह से भर दिया कि वो एसेक्सुअल है, कभी भी किसी के लिए कुछ भी फील नहीं करता। अब वो सूशे को क्या बताएं कि उसके दिल पे तो अभी भी वांगची ही राज करता है, जिसे पाने के उसने कई सारे मौके मिलने के बाद भी उन्हें खो दिया और आखिरकार उसे सूशे मिला। वैसे अगर भूषण चाहता तो वांगची की शादीशुदा ज़िंदगी तबाह कर सकता था, पर वो इतना भी गया गुजरा नहीं था। इसलिए वो ज़िंदगी भर वांगची के लिए तड़पना मंजूर कर सकता था, पर वांगची का बसा बसाया घर उजाड़ना उसे मंजूर नहीं था। इसलिए वो वांगची की ज़िंदगी से पूरी तरह से अलग हो गया। उसे तो पता भी नहीं था कि जिन क्लान में क्या चल रहा है, वांगची की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जब तक कि उसने वांगची को उस पार्टी में नहीं देखा। पर उसे इस हालत में देखने के बाद वो श्यान से रहा नहीं गया और वो बस काफ़ी देर तक शराब पीता रहा। वांगची के पार्टी से चले जाने के बाद तब जाकर उसका मॉन्क दोस्त उसके पास आया और उससे पूछने लगा, क्या बात है, आप इतनी ज़्यादा शराब क्यों पी रहे हो? तब विभूषण ने उसे बताया कि ये वांगची, ये उससे शादी करने वाला था, पर वो शादी से एक रात पहले ही शादी छोड़कर भाग गया। अब वुशियान ने पूरी कहानी बताई, कैसे उसके माता पिता के गुजरने के बाद निमिंगजे ने सारी जिम्मेदारी उठाई। वो हमेशा वुशियान से कहता था कि पढ़ाई कर ले, बिजनेस पर ध्यान दे, पर वुशियान ने कभी भी उसकी बात नहीं मानी तब तक जब तक वांगची
उसकी ज़िंदगी में नहीं आया। शायद लांस सिचन के शादी के वक्त वांगची बहुत छोटा था, इसलिए वुशियान का ध्यान उस पर नहीं गया। पर करीब 10 साल बाद वांगची जब अपने कॉलेज जाने लगा, तब किसी फंक्शन में वुशियान ने वांगची को देखा। वुशियान तब तक एक पूरा पार्टी एनिमल बन चुका था। ना तो उसे अपने बिजनेस की परवाह थी और ना ही किसी और चीज़ की। इसलिए जैसे ही उसने घर जाकर लांस सिचन से पूछा कि वो वांगची से शादी करना चाहता है, लांस सिचन ने ये बात हंसकर टाल दी, क्योंकि उसे भी पता था वुशियान किसी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होता और वांगची तो इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेगा कि उसकी शादी एक बेनाम लड़के से हो रही है, एक अनाथ लड़के से। क्योंकि लांस सिचन को उनका स्टैंडर्ड पता था, मतलब लान क्लान में शादियाँ किस तरह से होती है, किस तरह से अल्फ़ा को चुना जाता है, ये सब उन्हें पता था। या तो उसका अच्छा खासा बैकग्राउंड होना चाहिए या वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। नेमिंगजी के पास भी तो परिवार नहीं था, वो भी तो अनाथ था, पर वो अपनी कंपनी का सीईओ था, उसकी कंपनी टॉप रैंक करती थी। और ये विभूषण, जिसे कामकाज का कोई अनुभव नहीं था, पता नहीं वो अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करने वाला था। और अगर वो आज से कंपनी जाना शुरू भी कर दे, तब भी उसे सेटल होने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे। फिर लांस सिचन किस बात पर लान छरेन को कन्विंस करे कि वांगजी की शादी विभूषण से कर दे। उनके खुद के सामने भी तो दुविधा थी। इधर वुशियान ने इस बात को चैलेंज की तरह लिया और फिर वही किया जो एक प्यार में हारा हुआ वन साइडेड लवर करता है। वांगची की रेपुटेशन गिरा दी, जिसका कर्मा उसे बहुत अच्छी तरह से मिला। उसकी सूसे से शादी हो गई। उसे तो लगा था कि वांगची अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वांगची सफ़र कर रहा था, पता नहीं उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया जो उसे यहाँ पर ऐसे वेटर का काम करना पड़ा। वुशियान अपने दोस्त को अपने दिल का हाल बता रहा था। इधर उसका दोस्त भी सोच में पड़ गया कि ऐसे क्या बात हुई होगी। वैसे तो वुशियान की किस्मत बहुत अच्छी है, वो मॉन्क कुछ एस्ट्रोलॉजी भी जानता था। तो उसने देखा वुशियान की किस्मत में सब कुछ लिखा है। उसे ढेर सारा प्यार मिलेगा, उसके बच्चे होंगे, वो कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ बनेगा। फिर ऐसी क्या बात है जो उसे ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर रही है? क्या ये किसी तरह का कर्स है? क्या वुशियान के किस्मत के सितारे अभी भी खुल नहीं रहे हैं? कहीं वो भविष्य में तो नहीं खुलने वाले? ये सोचकर वो उस शमन के पास चला गया, ये पूछने के लिए कि इस आदमी की किस्मत पे क्या प्रॉब्लम है। तो शमन ने विभूषण को अगले दिन उसे अपने साथ लाने के लिए बोला और तब जाकर वो दोनों वहाँ पर थे और शमन ने उन्हें उनकी पास्ट लाइफ की एक झलक तो दिखा दी, मतलब बता दी। पर उनके सामने अभी भी बहुत सारे सवाल थे कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ। वो ओमेगा, वो अल्फ़ा कौन थे? विभूषण शायद पिछले जन्म में जनरल था और उसका ओमेगा, उसका शायद वो सर्वेंट जो दूसरा ओमेगा था, प्रेग्नेंट था। क्या क्या वो सुशे था? क्या वो अल्फ़ा जीन जिशुन था? कुछ ऐसे ही सवाल विभूषण और उस मॉन्क के दिमाग में चल रहे थे। इसलिए गाड़ी में आकर बैठने के बाद भी वुशियान आगे गाड़ी चला नहीं पाया। वो वापस से उस शमन के पास गया और उसके सामने बैठते हुए बोला, मुझे सब कुछ पूरे डिटेल में जानना है, मुझे बताओ आप, मेरे पिछले जन्म का वो कौन सा कर्ज है जो मुझे इस जन्म में तड़पा रहा है। अब वो शमन फिर से वैसे ही सफ़ेद आंखें करके वुशियान को बताने लगी, मुझे मुझे दिख रहा है तुम और तुम्हारा ओमेगा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस ओमेगा के पास एक सर्वेंट था जो साई की तरह उसके साथ रहता था और तुम भी उस पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। तुम्हारा एक सेवक उस
ओमेगा सेवक को पसंद आया और उन दोनों ने शादी कर ली। तुमने और तुम्हारे ओमेगा ने उसे ब्लेसिंग्स भी दी। और फिर जब वो ओमेगा 8 महीने का प्रेग्नेंट था, तब तुम्हें एक युद्ध के लिए जाना पड़ा। तुम्हारा ओमेगा और वो ओमेगा दोनों भी नहीं चाहते थे कि उसका अल्फ़ा वो तुम्हारे साथ जाए, पर वो नहीं माना। तुम्हारी रक्षा के लिए वो तुम्हारे साथ चला गया। और फिर जब तुम्हारी जान पर बात बनाई, उसने अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई। पर ये सदमा उस ओमेगा से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। उसका कर्ज तुम्हारे ओमेगा को लगा। उस जन्म में तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ। वो कर्ज तो वही मिट गया, पर उस अजन्मे बच्चे की जीने की चाह वो रह गई, और उससे तुम्हें इस जन्म का कर्ज लगा। इस जन्म में तुम्हारे कोई बच्चे नहीं होंगे, और वो ओमेगा वो भी बच्चों के लिए तड़पेगा, पर उसे होगा बच्चा बाद में। वही वही सोल उसके गर्भ में वो धारण करेगा, पर उसे बचा नहीं पाएगा। हमेशा तड़पता रहेगा और आखिरकार उसे लेकर ही मिट जाएगा। भूषण इस पर बेचैन होता हुआ बोला, क्या क्या मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता? मुझे बताइए, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा, चाहे मैं अपनी जान भी लगा दूँगा, पर उसे और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगा। शमन इस बात पर हंसने लगी। उसने कहा, बहुत देर हो गई है, वो तो कब की अपनी जान दे चुका है। भूषण को इस बात से बड़ा सदमा लगा, मतलब जैसे उसका दिल ही फट गया। वो रोने लगा। तो शमन ने कहा, रो मत, तड़पो, यही तुम्हारी किस्मत है। जो वो ओमेगा तड़पा था, वो बच्चा तड़पा था, वैसे ही तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। जितना तड़पोगे उतना जल्दी उसे पाओगे। भूषण तो ये सब सुनने की हालत में ही नहीं था। वो तो जैसे अपने होश खो बैठा था, वहीं पर वो चक्कर खाकर गिर गया। दूसरी तरफ उस मॉन्क ने उस शमन से पूछा, क्या क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? क्या इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता? क्या यह कर्ज मिटाया नहीं जा सकता? उस शमन ने कहा, इसे अपनी ज़िंदगी देनी होगी। जितना ये तड़पेगा उतना उसका प्यार जल्दी उसे मिलेगा। उसे उस सोल को अपने जीवन में जगह देनी होगी, उसे नरिश करना होगा, तब जाकर यह कर्ज मिटेगा। उस मॉन्क ने ये सारी बात सुन ली। फिर भूषण को लेकर वो घर चला गया। भूषण को स्ट्रोक आ चुका था, जिस वजह से वो पैरालाइज हो गया था, मतलब हाफ बॉडी उसकी पैरालाइज हो गई, जिस वजह से उसे आगे की पूरी ज़िंदगी या तो बिस्तर या व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ी। पर शायद उसके कुछ कर्मा बाकी थे, इस वजह से वो अब भी सांस ले पा रहा था। इधर उस मॉन्क ने विभूषण के बिहाफ में सुशे को ये बता दिया कि विभूषण को कोई ट्रस्ट खोलना है, जिसमें वो सारे अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। न सिर्फ इतना, वो उनका पूरा खर्चा उठाएगा, मतलब जितनी भी उसकी संपत्ति है वो सारी की सारी उस फाउंडेशन को जाएगी, जहाँ पर अनाथ बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। इस देश में एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा सोएगा, जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, जिसके सर पर छत नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। वो सब कुछ विभूषण का वो ट्रस्ट प्रोवाइड करेगा। भूषण के नाम से एक ट्रस्ट खुल गया और उससे सारे बच्चों की मदद होने लगी। धीरे धीरे भूषण लाओजू के नाम से फेमस होने लगा। यीलिंग लाओजू मतलब सबका पिता। और इसी तरह से कुछ और साल गुजर गए। करीब 10-11 साल बाद भूषण अब और अपने शरीर को आगे खींच नहीं पाया, और एक दिन उसकी सांसें भी थम गई। शायद नियति को यही मंजूर था। पर अगली बार जब भूषण ने आंखें खोली तो वो
करीब 10-11 साल का था और रास्ते पर पड़ा हुआ था। उसके बगल में एक कार चल रही थी। वुशियान जैसे तैसे खड़ा हुआ। इतने सालों से वो जैसे चलना भूल ही गया था। इस वजह से ना वो जल्दी से चिल्ला पाया, ना ही कोई मदद ले पाया। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता उसी कार में जलकर खाक हो गए। पर वुशियान इस चीज़ से कोप अप ही नहीं कर पाया। जैसे वो एक सदमे से निकलकर दूसरे सदमे में चला गया। उस छोटे से बच्चे को ये देखकर समझ ही नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्या हुआ। अचानक से उसके पैर काम करना क्यों बंद कर दिए। उसे ऐसा एहसास होने लगा कि उसे अभी अभी उस कार से ही बाहर फेंक दिया गया है। शायद उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए वो रास्ते पर था और गाड़ियाँ इतनी तेज़ गुजर रही थी कि वुशियान चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। शायद किसी से भी उसे मदद नहीं मिल रही थी। पर किसी तरह से तब तक वहाँ पर पुलिस आ गई, जिन्हें इस एक्सीडेंट की खबर मिल गई। वो वुशियान को वहाँ से लेकर चली गई और फिर नी मिंगजुए के परिवार के हवाले उसे कर दिया गया। वुशियान सदमे में तो था, पर धीरे धीरे उसे सारी मेमोरीज आने लगी कि किस तरह से वो रीबर्थ लेकर आया है, वापस से ज़िंदा हुआ है। अपने बचपन में उसे एक पूरी ज़िंदगी, एक पूरा अरसा जीने का एहसास हो रहा था। धुंधली धुंधली सी यादें थी, पर यादें थी जिन्हें वुशियान को वापस से जीना था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसको एहसास हो रहा था कुछ कुछ यादों का, यार्निंग का, जैसे वो किसी के लिए तड़प रहा हो। बस वो तड़प किसके लिए है, ये उसे कभी समझ नहीं आया। उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिसके लिए वो तड़प रहा है। उसके गाँव थे, नेहोएसांग था, उनका परिवार था। इन सब के होने के बावजूद भी वुशियान को वो राहत नहीं मिल रही थी जो उसे चाहिए थी। पहले तो उसे लगता था वो अपने माँ बाप के लिए तड़प रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो कुछ और चीज़ थी जिसके लिए वुशियान तड़पता था। समय बीतता गया और वुशियान 16 साल का हुआ और तभी नी मिंगजुए के रिश्ते की बात चलने लगी लान क्लान में। और उस वक्त वुशियान ने पहली बार लान वांगजी को देखा लान सिचन के शादी में। और उसे देखते ही वुशियान को वो यादें आने लगी, वो धुंधली सी यादें, वो बड़ी सी पार्टी जिसमें वो था वांगजी, काफ़ी बड़ा। उसके कुछ बाल सफ़ेद हो रखे थे, पर वींग ने उसे उसे पकड़ा था बाजू से और फिर वांगजी उसका हाथ छटक कर चला गया। वुशियान को ऐसा लगने लगा जैसे उसके उसके दिल का वो टूटा हुआ टुकड़ा उसे वापस मिल गया हो, उसकी उस तड़प का इलाज उसे मिल गया हो। ये छोटा सा बच्चा अभी तो काफ़ी छोटा है, काफ़ी प्यारा है, पर वुशियान को उसे बहुत सारी खुशियाँ देने का मन कर रहा था। उसे हमेशा हंसते रखने का मन कर रहा था, पर वो बच्चा था कि वो अपने में ही गुम था। उसके गाल कितने चबी चबी से थे। वुशियान बस उन्हें पकड़ के रखना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। उसने ट्राई भी किया, पर ये लड़का ये तो उससे बात भी नहीं कर रहा था। वो तो अपने में ही खोया हुआ था। उसके गगो उसे छोड़कर जा रहे हैं, शायद इसीलिए। ये सोचकर वुशियान ने तब तो उसे कुछ नहीं कहा। वैसे वुशियान पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था, शायद काफ़ी लंबे अरसे के अनुभव की वजह से। वो अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता तब भी उसके नंबर हमेशा अव्वल आते, पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करता था। पर अब लान सिचन के घर में आने के बाद वुशियान ने जानबूझकर वांगजी की बात निकालना शुरू किया और लान सिचन को भी समझ आ गया कि वुशियान वांगजी में इंटरेस्टेड है। तो उसने वुशियान के सामने एक शर्त रखी कि वांगजी जब बड़ा हो जाएगा तब लान सिचन खुद
वांगची और वुशियान के रिश्ते की बात करेगा, पर उससे पहले वुशियान को एक सक्सेसफुल पर्सन बनना पड़ेगा, तब जाकर लान क्लान में उसकी शादी हो सकती है। इस बार वुशियान ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसे कुछ कुछ धुंधली यादें आ रही थी कि उसने वांगजी के साथ सही नहीं किया था, शायद इसीलिए वांगजी उसे नहीं मिला था। फिर क्या था, वुशियान एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर तुरंत ही विदेश पढ़ने के लिए चला गया और इधर वांगजी अपनी स्कूलिंग और फिर कॉलेज कंप्लीट करता रहा। दूसरी तरफ वुशियान बार बार लान सिचन से पूछता रहता कि वांगजी क्या कर रहा है, उसका क्या चल रहा है, पर शायद वांगजी ने अपने प्यार के बारे में घर में किसी को भी पता नहीं चलने दिया था। इसलिए जब उसके प्यार की बात सबके सामने आई तब वुशियान का मानो दिल सा टूट गया। उसे ऐसा लगने लगा कि जो सपना वो तो ज़िंदगी खोकर भी देख रहा है, शायद वो उसे कभी भी नहीं मिलेगा। पर इतने में वो हार नहीं मान सकता। उसने लान सिचन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि एक बार वांगजी के साथ उसकी शादी तय कर दी जाए। अगर वांगजी इस चीज़ को नहीं चाहता तो मना कर दिया जाए। और फिर उसने जिन जिशुन की फैमिली से भी लान चरिन को मिलवाया और जाते वक्त उनसे ये भी कहा कि अगर आप चाहे तो वांगजी से डाउरी भी मांग सकते हैं। ये सब चीज़ें वुशियान जानबूझकर कर रहा था ताकि लान चरिन की नज़रों में इस जिन फैमिली की इज्जत ना बने, और जिन फैमिली उसके ट्रैप में बहुत आसानी से गिर गई, क्योंकि लालची तो वो थे ही। उन्हें इस बात से संतुष्टि नहीं थी कि उन्हें इतना बेहतरीन ओमेगा उनके परिवार के लिए मिल रहा है, उन्हें तो बस पैसों से मतलब था। वैसे वुशियान ने यहाँ पर एक और गेम खेला था। अगर जिन फैमिली ये रिश्ता नहीं होने देती तो जिन जिशुन के लिए वो लान परिवार में से ही किसी ऐसे ओमेगा का रिश्ता लाएगा जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होगी। इनफैक्ट वी वुशियान खुद ही उन्हें बहुत सारी संपत्ति देगा। ऑब्वियसली ये लान सुशे के अलावा और कौन हो सकता है। फिर क्या था, जिन जिशुन के माता पिता ने पूरी कोशिश की कि जिन जिशुन और वांगजी की शादी ना हो, इनफैक्ट उनका रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लान चरेन ने तब तो उन्हें घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, और इधर वांगजी के दिमाग में भी ये कीड़ा पलता रहा कि जिन फैमिली बस उसके संपत्ति के पीछे पड़ी है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो जिन जिशुन को एक मौका देने को तैयार था। वो उसके साथ भागने को भी तैयार था। बस उसकी शर्त थी कि जिन जिशुन अपने परिवार के साथ उसे नहीं रखेगा। वो दोनों ये सिटी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और उसने पूरी तैयारी भी की, यहाँ तक कि अपने ब्राइडल वाले रोब्स पहनकर वो बस घर से निकलने ही वाला था। पर इधर वुशियान इन्हीं सब चीज़ों को सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था। एक तरफ तो उसने अपने एक दोस्त से कहा कि जिन जिशुन को उस गली के आसपास भी भटकने न दिया जाए जहाँ लान फैमिली रहती है, और दूसरी तरफ उसने नी होएसंग से लान सिचन को कॉल करवाया बिल्कुल उसी वक्त जब वांगजी घर से निकलने वाला था। उन दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी पी वुशियान ने अपने अमेजिंग हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस कॉल को लान वांगजी के रूम में भी कनेक्ट करवा दिया। पर बात यही ख़त्म नहीं होती। वांगजी के दिमाग से जिन जिशुन का भूत पूरी तरह से उतारना पड़ेगा। इस बात के पीछे वुशियान लग गया। किसी तरह से वांगजी के सामने एक एक ऐसी सिचुएशन लाता रहा कि वांगजी इस शादी को मना न कर पाए, ना ही यहाँ से भागकर चला जाए। वुशियान ने हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वेडिंग नाइट पर भी उसने वांगजी को इतनी रिस्पेक्ट दी, इतने जेंटली उसे केयर किया, उसे एहसास दिलाया कि वुशियान से बेहतर अल्फ़ा उसे मिल ही नहीं सकता। और वांगजी उस ट्रैप में गिरता चला गया।
उसे ट्रैप तो नहीं कह सकते। वो शान जो भी कर रहा था दिल से कर रहा था, अपने प्यार के लिए कर रहा था। क्योंकि अगर वो वांगजी को वो ज़िंदगी नहीं देगा जो वांगजी डिज़र्व करता है, तो वांगजी तो अपनी ज़िंदगी के साथ पूरा पूरा खिलवाड़ कर चुका होगा। इसीलिए वो शान की बस एक कोशिश थी कि वांगजी को एक अच्छी ज़िंदगी दे। आज जब वांगजी बिस्तर के दूसरी तरफ सो रहा था, वो शान को फिर से एक बार सपना आया, उसी ओमेगा का, जो उस पहाड़ से नीचे कूद रहा था और वांगजी को कर्ज कर रहा था कि मैंने जो भुगता है वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। उस वक्त वो शान वहाँ नहीं था, फिर भी ये सपना उसे बार बार आ रहा था, खासकर तब से जब से उसकी शादी तय हुई है। पिछले 8 दिन से एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जब वो शान शांति से सोया हो। इसलिए उसने सबसे पहले ये तय किया कि वो सुशे और जिनजुशुन की आपस में शादी करा के उन्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करेगा, ताकि वो कर्ज उसका पीछा छोड़े। और इन सब चीज़ों को करने में वुशान को करीब 3 साल लगे। उस वक्त तक वांगजी भी उसे प्यार करने लगा था, उसे अपना चुका था, पर वुशान की बेचैनी वो अभी भी नहीं जा रही थी। यहाँ तक कि जब उसे पता चला वांगजी प्रेग्नेंट है, उसके बाद तो वुशान की हालत और भी ख़राब हो गई। उसे हमेशा सपना आता कि वांगजी का मिसकैरेज हो गया है, और इस बात से वुशान बहुत डर जाता। न जाने कितने हाउस हेल्प उसने वांगजी के लिए रखे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स रखे थे, फिर भी उसका दिल हमेशा बेचैन रहता। हमेशा वो वांगजी के इर्द गिर्द रहने की कोशिश करता, हमेशा उसकी हेल्प करने की कोशिश करता। वांगजी तो ये सारे प्रिंसेस ट्रीटमेंट पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश रहता, पर उसे क्या पता था कि वो शान के दिल की हालत क्या है। आखिरकार जब वांगजी ने सेफली उनके बेबी को जन्म दे दिया, तब जाकर वुशान पहली बार वांगजी के हाथ में हाथ लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शिजुई। और तब जाकर उसने वांगजी की आंखों में एक डर देखा, वो डर जो वुशान हमेशा से भुगतता आया है, हमेशा उसे सफ़र होता आया है। क्या इसका मतलब वांगजी उसे भी याद है? वुशान बस वांगजी की तरफ देखने लगा और उसने कहा, शिजुई, इसे पाने के लिए हमने एक ज़िंदगी का इंतज़ार किया है। वांगजी के आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट। वुशियान की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। जब पूरा परिवार उन दोनों से मिलकर चला गया, तब वुशियान ने शिजुई को हल्के से उठाया और वांगजी के गोद में ले जाकर उसकी बाहों में लिटाया। इधर वांगजी शिजुई को अपने चेस्ट से लगाकर उसे फीड कराने लगा, और दूसरी तरफ वुशियान, वो जो रात भर जगा हुआ था, वही वांगजी के पैरों के पास सर टिकाकर अपने ओमेगा और अपने बच्चे को देखने लगा। और उन्हें ऐसे ही देखते देखते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। और तब जाकर उसे सपना आया, जब उस सपने में उसने अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ पाया, पर धीरे धीरे वो जंजीरें गल रही थी, टूट रही थी, और वुशियान आज़ाद हो रहा था। उसने अपने अगल बगल देखा, उसी तरह से उसका ओमेगा वांगजी भी आज़ाद हो रहा था, और वो जो जंजीरें उन्हें बांधी हुई थी, वो किसी रोशनी की तरफ से आ रही थी। धीरे धीरे वुशियान और वांगजी उसी रोशनी की तरफ जाने लगे और आखिरकार उसी में समा गए। वुशियान जब आंखें खोलकर अपने सामने देखने लगा, तो उसे खिलखिलाता हुआ शिजुई दिखाई दिया। इतना छोटा बच्चा इतना हंसता मुस्कुराता उसने पहले कभी भी देखा नहीं था। यहाँ तक कि लांसिचन के बच्चे भी इतने हंसते नहीं थे। मतलब नो डाउट वो प्यारे थे, स्मार्ट थे, लेकिन शिजुई की बात ही अलग थी। वो बस 2 दिन का जन्मा हुआ बच्चा इतना हंस रहा था, इतना खिलखिला रहा था। वुशियान अब वांगजी के पास चला गया और उसने शिजुई के सर पर हाथ फिराया।
तो उसके सर पर एक कोई चिन्ह सा चमकने लगा। अब वुशान और वांगजी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वुशान बोला, शायद इसका कर्ज मिट गया है। वांगजी बस इतना बोल पाया। अब वुशान ने शिजुई को अपने कंधे पर लिया, उसे डकार निकालने के लिए, और जैसे ही उसने बर्प किया, वुशान ने पाया शिजुई वापस से सो गया है। तब वुशान ने शिजुई को उसके पालने में लिटा दिया और फिर वो वांगजी के करीब आकर बैठ गया। उसने वांगजी से पूछा, तुम्हें तुम्हें सब याद है? वांगजी ने कहा। वुशान ने कहा, क्या याद है? तब वांगजी बताने लगा उनके पूर्व जन्म की कहानी, जो वांगजी शिजुई को अपने गोद में लिए उस ब्रिज पर से कूद गया था वहाँ तक कि उसके बाद उसने विंग से पूछा, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्या हम वापस से वही ज़िंदगी दोबारा जी रहे हैं? वुशान ने कहा, ये सब एक कर्ज की वजह से है, जो शिजुई की वजह से हमें लगा था। पिछले जन्म में शिजुई के माता पिता की मौत मेरी वजह से हुई थी। उसके पिता मेरी जान बचाते हुए शहीद हुए, जिस वजह से उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया जब शिजुई उनके पेट में था। और वो दोनों फिर अगले जन्म में हमारे पार्टनर्स बन के आए। उसके पिता तुम्हारे पार्टनर बने और माँ मेरी। इसी वजह से उस ज़िंदगी में ना मेरा कोई बेबी हुआ और तुम्हें भी बच्चे के लिए तड़पते रहना पड़ा। बस इतना ही नहीं, हमारी गलतियों की वजह से शिजुई को भी तड़पना पड़ा। 10 साल तक वो सोल तुमसे बंधी रही और जब उसे एहसास हुआ कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तब वो अपने आप को मिटाकर हमें वापस ले आई दोबारा जीने के लिए। इस बात पर वांगजी उस पालने की तरफ देखते हुए बोला, पर फ्यूचर में तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, जिससे हमारे बेबी और हमें तड़पना पड़े। इस बात पर वुशान ने उस पालने की तरफ देखकर कहा, पता नहीं, मैं नहीं जानता कि ये सब क्या है, क्यों है और क्यों हो रहा है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम सिर्फ इस जन्म से नहीं जुड़े हैं, हम हर जन्म में मिलते रहे हैं। बस पिछले जन्म में हमसे एक गलती हुई जिसकी कीमत हमें एक ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ी। ज़िंदगी भर हमें एक दूसरे के लिए तड़पते रहना पड़ा, पर अब सब सही हो गया है। अब हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं हमारे बच्चे के साथ। वांगजी बोला, वैसे आपको कब पता चला? अब वुशान अपनी कहानी वांगजी को बताने लगा, कैसे पिछले बार वांगजी के चले जाने के बाद वुशान पैरालाइज हो गया था और जितनी ज़िंदगी जिया था उतनी ही रिवर्स भी आया था, और तब से वो वांगजी को पसंद करता है। मतलब हमेशा से वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। वांगजी ने कहा, क्या हम उस शमन से जाकर नहीं मिल सकते जिसने आपको ये सब बताया था? वुशान ने कहा, मैं मिला था। इनफैक्ट मैं अपने उस दोस्त को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो आगे चलकर मुझे उस शमन से मिलाएगा, पर ना तो मुझे वो दोस्त मिल रहा है ना ही वो शमन। पता नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए। वांगजी ने कहा, वैसे वो दोस्त आपको मिला कब था? वुशान ने कहा, करीब 35 की उम्र में। मैं ऐसे ही बार में ड्रिंक करने के लिए गया था। वांगजी ने कहा, पर आप तो ड्रिंक नहीं करते। वुशान ने कहा, हाँ, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। तुम्हारा नशा मेरे लिए बहुत है, अब मुझे किसी और ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। वांगजी इस बात पर हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये उसके हस्बैंड का फ्लर्ट करने का तरीका था। हर चीज़ को वांगजी पर डाल देना, मतलब हर चीज़ का ब्लेम वांगजी पर डाल देना। उसकी आंखें कितनी नशीली है, उसकी बातें कितनी लुभावनी है, ये सब हमेशा वुशान वांगजी को बताता था।
और शायद इसी वजह से वांगजी से ज़्यादा उसे कुछ सोचता भी नहीं था। वांगजी ने पूछा, क्या आप उससे मिलने के लिए दोबारा उस क्लब में जाओगे? फूशान ने कहा, शायद नहीं, शायद किस्मत इसी तरह से बनी थी। वो हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आए थे कि हम दोबारा अपने पास्ट में वापस जा सकें, क्योंकि अब ना तो मेरे ओमेगा के साथ मेरे झगड़े होने वाले हैं, ना ही मैं शराब का आदी बनने वाला हूँ, ना ही अपने दिमाग को शांत करने के लिए मैं घर से बाहर निकल कर किसी क्लब में जाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे होते हुए मुझे बिस्तर से उतरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। ये कहते हुए फूशान ने वांगजी को गले से लगा लिया। बात तो सही थी। वांगजी और फूशान दोनों भी अपने रिश्ते में चोट खाए हुए लोग थे, इसलिए जितना भी समय उनके पास होता था वो एक दूसरे के साथ बिताना प्रेफर करते थे और एक दूसरे के लिए इतने तड़पते रहते थे कि झगड़े होना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, अपने प्यार से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अब वांगजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। फूशान भी अपने बेबी की तरफ देख रहा था। वांगजी ने कहा, क्या हम अच्छे पेरेंट बन पाएंगे? फूशान ने कहा, क्यों नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो, जिसने मेरी ज़िंदगी को कंप्लीट कर दिया है, हमारी ज़िंदगी को कंप्लीट कर दिया है। ये कहते हुए फूशान ने वांगजी के होठों पर हल्के से पेक किया। इस बात पर वांगजी मुस्कुरा दिया। वेल, जैसे कि वुशियान ने तय किया था, उसने जिन जिशुन और लांस वुशे को पूरा पूरा सपोर्ट किया, उनकी लाइफ बेटर बनाने के लिए उन्हें अच्छे जॉब दिए, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सके। हाँ, वो कैपेबल नहीं थे, फिर भी वुशियान पेशेंटली उन्हें हैंडल कर रहा था। वेल, वो दोनों अभी लांस जिशु के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए थे और लास्ट बेंच पर बैठे बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। और इधर उनकी एक बेंच छोड़कर आगे बैठा हुआ शिजुई अपने टीचर की सारी बातें, सारे रिमार्क्स बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब टीचर ने शिजुई को उसका रिपोर्ट कार्ड ले जाने के लिए कहा, मतलब उसने पुकारा तो वुशियान को था, पर उसका ध्यान नहीं था। बेचारा शिजुई चुपचाप उठकर टीचर के पास गया और फिर उनसे रिपोर्ट कार्ड ले लिया। तो टीचर ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए? शिजुई ने कहा, आए तो है। टीचर ने कहा, कहाँ है? तो शिजुई ने वुशियान और वांगजी की तरफ इशारा किया। तो टीचर ने कहा, वो यहाँ पर है और अब भी अपने में ही मगन है, तुमने उन्हें क्यों नहीं भेजा? तो शिजुई ने कहा, मैंने आवाज़ लगाई थी। अब टीचर ने भी जोर से वुशियान को आवाज़ लगाई, पर वुशियान के कान पर छू तक नहीं रेंगी। वो अब भी वांगजी से कुछ गुसर गुसर कर रहा था और वांगजी बस शर्मा रहा था। शिजुई ने कहा, क्या करें, लव बर्ड्स है, पता नहीं कितने जन्मों से इन्हें प्यार करने का मौका नहीं मिला, इसलिए बस एक दूसरे से लगे पड़े हैं, पागल हुए जा रहे हैं। टीचर ने भौहें सिकुड़कर शिजुई की तरफ देखा और पूछा, तुमसे ये सब किसने कहा? तो शिजुई ने कहा, नाना जी ने। टीचर अब शॉक होकर शिजुई की तरफ देखने लगी। मतलब कैसा बच्चा है, 10-12 साल का, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और उसकी फैमिली ये इसको ऐसी चीज़ें सिखा भी कैसे सकती है? अब उस टीचर ने कहा, शिजुई, मुझे तुम्हारे नाना जी और तुम्हारे पेरेंट्स से प्राइवेट में मीटिंग करनी है। शिजुई ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, मम्मा पापा वहाँ आकर भी ऐसे ही आपस में खुसर पुसर करते रहेंगे। टीचर ने कहा, तो तुम्हारे नाना जी? शिजुई ने कहा, वो तो आते ही होंगे, इन पेरेंट्स के जाने के बाद आप उनसे भी बात कर लीजिए। इधर टीचर, लान चिरेन और शिजुई तीनों बैठ गए। टीचर ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? इससे आपके बच्चे पर गलत असर हो सकता है, शिजुई की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है। लान चिरेन ने कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो टीचर उन्हें समझाने लगी कि बच्चों पर बैड एनवायरनमेंट का बहुत बुरा असर होता है, खासकर निग्लेक्शन का। लान चिरेन ने कहा, ये दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, बस दिक्कत ये है कि जब एक दूसरे को देखते हैं तो ये बस एक दूसरे में ही खो जाते हैं। अभी ओशियान फॉरेन ट्रिप से वापस आया है, इसलिए ये सब चल रहा है।
जब वो ऑफिस चला जाएगा वांगची वापस से अपने बच्चे पर ध्यान देगा। सच में? टीचर ने कहा। मुझे नहीं लगता। तभी फूशियान को एक कॉल आया और उसके 2-3 बार रिजेक्ट करने के बाद भी जब कॉल बजना शुरू ही रहा तब बड़ी मुश्किल से फूशियान ने कॉल उठाया। हेलो, वो बोला। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, फूशियान 10 मिनट में अगर तुम कंपनी में नहीं आए तो देख लेना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तोड़ देना? फूशियान वांगची की आंखों में देखते हुए बोला। वांगची ने बस सिर हिलाया और फिर फ़ोन को स्पीकर पे करते हुए बोला, हेलो। तब दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वांगची, ये तुम हो? तभी मुझे लगा कि फूशियान ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। वैसे हो सके तो उसे जियांग एंटरप्राइजेस में भेज देना, क्योंकि उसके साथ मेरी बहुत ज़रूरी डील होने वाली है। ठीक है, वांगची ने कहा और फिर वो फूशियान से बोला, आपको अब ऑफिस जाना चाहिए। फूशियान ने कहा, चला जाऊंगा, उसमें क्या है, आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए ही ब्रेक लिया है। वांगची ने कहा, आप ऑफिस में पिछले 1 हफ्ते से नहीं थे, अब तो आपको जाना चाहिए। फूशियान ने कहा, कोई बात नहीं, चला जाऊंगा। वांगची ने कहा, अगर आप चले जाएंगे तो शाम को आपको गिफ्ट मिलेगा। सच में? फूशियान की आंखें चमक गई। वांगची ने कहा, हाँ, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। फूशियान ने कहा, क्या बात है, क्या मेरा ओमेगा कुछ तूफानी करने की फिराक में है? वांगची ने कहा, सोच तो ऐसे ही रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। उसने फूशियान को सस्पेंस में डालकर बस उसे वहाँ से भगा दिया और फूशियान बेचारा सोचता ही रह गया। फिर जल्दी से जियांग एंटरप्राइजेस के लिए निकला, क्योंकि वांगची के सामने से हटते ही उसे अपने सारे काम याद आ गए। उसने शिजुई को जैसे तैसे बाय बोला, उसके टीचर से शिजुई के बारे में पूछा और इससे पहले कि उसकी बातें कंप्लीट हो जाए और वो फूशियान को कुछ नसीहत दे, फूशियान वहाँ से निकल चुका था। लांचरे ने चगल किया और फिर वांगची शिजुई के टीचर को अटेंड करने के लिए उनके पास आकर बैठ गया। रात को शिजुई को सुलाने के बाद वांगची अपने बेडरूम में आकर एक अच्छा सा सिल्क रोब पहनकर बैठा हुआ था। सामने से फूशियान आया, बहुत ज़्यादा परेशान। बस उसने अपनी घड़ी निकाली, टाई निकाली और फिर मुड़कर वांगची की तरफ देखा और फिर आओ देखा ना ताओ, वो सीधा बेड पर कूद गया वांगची के बगल में। वांगची भी फूशियान की पूरी तरह से ऊपर आ गया। फूशियान ने कहा, क्या बात है ओमेगा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वांगची ने कहा, मैं सोच रहा था शिजुई बहुत अकेला है, क्यों ना उसके लिए छोटे भाई बहन लेकर आए। फूशियान की आंखें चमक गई। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर क्या था, दोनों भी शिजुई का अकेलापन ख़त्म करने के लिए मेहनत करने लगे। करीब 9 महीने बाद फिर से एक बार सभी लोग हॉस्पिटल में थे। फूशियान वांगची का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और बाकी सारे लोग पालने के इर्द गिर्द थे। खासकर इस बार शिजुई भी था और वो अपने छोटे भाई को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था। इधर लान सिजन परेशान होकर कभी शिजुई की तरफ देख रहे थे, कभी उस बेबी की तरफ। लान सिजन ने कहा, अंकल आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? लान शरे ने कहा, इन दो बेवकूफ़ को इतनी तक अकल नहीं है कि वो घर आए मेहमान को ग्रीट करे। इन्हें पता भी है पिछले 4 साल से मैं इनके साथ रह रहा हूँ। ये बेवकूफ़ अल्फ़ा रात 10 बजे घर आता है, सुबह 6 बजे निकलता है, जबकि मेरी आँख भी खुली नहीं होती। मैं इसे प्रॉपरली बात तक नहीं कर पाता हूँ। और फिर वांगची दिन भर कामों में व्यस्त रहता है या तो शिजुई के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जब से ये दोबारा प्रेग्नेंट हुआ था, इस अल्फ़ा ने तो कहर ढा दिया था, हर किसी पे चिल्ला रहा था। और अब देखो, बेबी के हो जाने के बाद ये अपने ओमेगा को लेकर बैठा है, जैसे उसके लिए उसके ओमेगा के अलावा और कोई मैटर ही नहीं करता। लान सिजन ने हंसते हुए कहा, आप ही तो वांगची के लिए एक परफेक्ट अल्फ़ा चाहते थे। अब जो अल्फ़ा वांगची को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, उससे परफेक्ट और कौन हो सकता है? लांचरे ने कहा, पर शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, इतना शेमलेस होने को किसने कहा था? इस बात पर निमिंगजे ने हंसते हुए कहा, देखा, हर जमाई एक जैसा नहीं होता। अब आप जाने और आपके छोटे जमाई।
जो आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। मैं तो कहता हूँ आप हमारे घर आ जाओ। फ्रांसिशु ने इस बात पर चिढ़ते हुए कहा, नहीं नहीं, नानू मेरे है, और अगर ये चले जाएंगे तो मेरा और मेरे भाई का ख्याल कौन रखेगा? ये बिल्कुल सही कहा, यूएसंग ने कहा। और इसी के साथ सब हंसने लगे। इधर फूशान अभी भी वांगचू को कुछ फ्रूट्स खिला रहा था और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह रहा था। और वांगची फूशियान को इन सब की बातें सुनने के लिए कह रहा था। फूशियान ने कहा, हाँ वो तो बकवास करते ही रहते हैं, तुम खाना खाओ। ये कहते हुए वो वांगजी को वापस से खिलाने लगा। खैर, ऐसा नहीं था कि वांगजी और वूशान अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे, बस लांचरेन के होते हुए वो ज़्यादा परेशान नहीं होते थे, क्योंकि वैसे भी लांचरेन अपने नाती नातिनों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया करते थे। तो वूशान और वांगजी को भी थोड़ा सा फ्री टाइम मिल ही जाता था आपस में बातें करने के लिए, और फिर उनकी बातें अगर एक बार शुरू हो जाती थी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। तो चलिए इसी नोट पर इस कहानी को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और जल्द मिलते हैं एक नए वन शॉट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।